All, myself Anil Kumar Chotu, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एमसी मोतिहारी। तो अभी तक हम लोगों ने सुपर एलिवेशन के बारे में देखा। तो सुपर एलिवेशन में डिजाइन में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सुपर एलिवेशन डिजाइन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो उसमें हमने 4 क्राइटेरिया देखा था। पहला क्राइटेरिया ये था कि हम 75% डिजाइन स्पीड लेके और एफ का वैल्यू को नेगलेक्ट करके ई का वैल्यू निकालते हैं। अगर ई का वैल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225 आर के फार्मूला से निकालेंगे। तो अगर ई का वैल्यू 0.07 से कम आएगा तो ओके, दैट सुपर एलिवेशन इज फाइनल। अगर वह ई का वैल्यू उससे ज़्यादा आएगा, मतलब 0.07 से ज़्यादा आएगा, ये मैं किसके लिए, प्लेन और रोलिंग टेराइन के लिए बता रहा हूँ। तो अगर ये उससे ज़्यादा आएगा तो हम स्टेप 2 में जाएंगे। ठीक है, इस स्टेप 3 और 4 में जाएंगे। स्टेप 3 और 4 में क्या करेंगे, हम एफ़ का वैल्यू को फिक्स करेंगे, ई का वैल्यू को फिक्स करेंगे 0.07 पे और एफ़ का वैल्यू निकालेंगे। और फुल वैल्यू डिजाइन स्पीड के लिए जितना स्पीड दिया हो रहेगा पूल के लिए, फर्स्ट केस में हमने 75% डिजाइन स्पीड लिया था। और जब हम ई का वैल्यू फर्स्ट स्टेज में जो निकालेंगे तो वो वैल्यू अगर 0.07 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम स्टेप थर्ड में जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ई का वैल्यू 0.07 लेके एफ़ का वैल्यू निकालेंगे फॉर फुल डिजाइन स्पीड। अगर वह एफ़ का वैल्यू 0.15 से लेस रहा, ओके, तब वो सुपर एलिवेशन 0.07 ही हम प्रोवाइड करेंगे। अगर वह एफ़ का वैल्यू 0.15 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो हमें स्टेप 4 में जाना पड़ेगा। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि ई का वैल्यू 0.07 और एफ़ का वैल्यू 0.15 लेके एलेबल स्पीड निकालेंगे, वी एलेबल। अगर वी एलेबल का वैल्यू डिजाइन स्पीड से छोटा होगा या स्मॉल आएगा तो हम वी एलेबल प्रोवाइड कराएंगे। अगर वी एलेबल डिजाइन स्पीड से ज़्यादा होगा तो हम डिजाइन स्पीड प्रोवाइड करेंगे। ये हम लोगों ने देखा था, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक हम रिकैप कर दिए। उसके बाद हमने इसका अटेनमेंट का क्राइटेरिया देखा। फर्स्ट स्टेज में देखा कि अगर हम आउटर एज को रोटेट करेंगे अबाउट द क्राउन तो उसमें उस तरीके से भी कर सकते, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि जो स्मॉल लेंथ के लिए तो क्रॉस स्लोप ऑफ कैम्बर जो हो जाएगा वो घट जाएगा और ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाएगा आउटर एज पर। दूसरा हमने देखा था क्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा, वाटर लगे हो जाएगा तुम्हारा था। उसके बाद अटेनमेंट के लिए हम देखे थे पेवमेंट को सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, पेवमेंट को एज के अबाउट रोटेट करेंगे। दोनों का प्लस और माइनस चीज़ें हम लोग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा रिवीजन कर चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम हमने दिया था और प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था, तो इसको आप कर सकते हैं। जिससे हमारा 3rd नंबर प्रॉब्लम है और 4th नंबर प्रॉब्लम है, ये दोनों हमारा सुपर एलिवेशन पे है और 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो हमारा रोटेशन पर बेस्ड है। तो इस सारे प्रॉब्लम को आप ट्राई कर कीजिए और अगर प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें रूलिंग रेडियस देखना है, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हमने जो बेसिक फार्मूला देखा था ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वहाँ से हम आर का वैल्यू जो निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड के लिए जो आर का वैल्यू निकालेंगे वो कहलाएगा हमारा रूलिंग रेडियस। ठीक है, तो रूलिंग रेडियस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 127 ई प्लस एफ, जहाँ पर भी क्या है इन किलोमीटर पर आवर, जहाँ पर भी क्या है। और अकॉर्डिंग टू आई अर्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ IRC, रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पीड वैल्यू 16 किलोमीटर हायर देन द डिजाइन स्पीड। तो जब भी हम रूलिंग रेडियस निकालते हैं वो डिजाइन स्पीड से 16 किलोमीटर ज़्यादा के लिए निकालते हैं। तो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम फिर देखेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व में, वो आता है आपका सुपर एलिवेशन आप तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर व्हीकल मूव करता है तो एक प्रॉब्लम और आती है, वो हो जाता है ऑफ ट्रैकिंग का। ऑफ ट्रैकिंग मतलब हो जाता है कि मेन ट्रैक से व्हीकल बाहर की तरफ जाने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफ ट्रैकिंग में क्या होता है बेसिकली, और जैसे कि आप जानते हैं कि व्हीकल का जो होता है फ्रंट व्हील जो होता है वो क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है, और रेयर व्हील जो बैक व्हील होता है वो आपका रिजिड होता है।
तो दोनों सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है, आगे वाला व्हीकल कुछ और पाथ को फॉलो करता है और पीछे वाला व्हीकल कुछ और पाथ को। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो आगे वाला व्हीकल एकदम एज पे चले जाता है और पीछे वाला थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन उसको नेगोशिएट करने के लिए वो अपने पाथ पर जब चलता है तो वो ऑफ ट्रैक हो जाता है, तो इससे पलटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाइड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा वाइडिंग हम कैसे देंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो ऑफ ट्रैकिंग है क्या, एन ऑटोमोबाइल हैज ए रिजिड व्हील बेस एंड ओनली द फ्रंट व्हील कैन बी टर्न्ड। जैसा कि मैंने बताया, व्हेन दिस व्हीकल टेक्स ए टर्न टू नेगोशिएट ए हॉरिजॉन्टल कर्व, द रेयर व्हील डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ फ्रंट व्हील। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। The required extra widening of the pavement at the horizontal curve depends on the length of the wheelbase of the vehicle L, जनरली हम लोग 6 या 6.1 मीटर लेते हैं, एंड दूसरा क्या पैरामीटर पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है, पहला व्हील बेस के लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा रेडियस ऑफ द कर्व पे डिपेंड करता है, एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर की बहुत से ड्राइवर का टेंडेंसी होता है कि अगर कर्व आएगा तो आउटर एज की तरफ से ज़्यादा चलाएगा व्हीकल को चला के, सो दैट उसको मुड़ने के लिए ज़्यादा जगह मिल सके। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व तो कैसे करेंगे, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स स्पेशली व्हेन दे आर ऑफ वेरी लार्ज रेडियस इट इज कॉमन टू वाइडन द पेवमेंट स्लाइटली मोर देन द नॉर्मल विड्थ। तो हमारा जनरल प्रैक्टिस होता है जब ज़्यादा लेंथ का हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आउटर एज को थोड़ा आउटर मतलब थोड़ा सा हम वाइड कर देते हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइड दोनों ओर दे देते हैं, इनर और आउटर एज में, और कभी कभी हम क्या कर देते हैं, केवल आउटर एज में प्रोवाइड करते हैं, या कभी कभी केवल इनर में। ठीक है, वाइडनिंग इज नीडेड टू द फॉलोइंग रीजन। किस कारण से वाइडनिंग रिक्वायर्ड होता है, द ड्राइवर एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी टू स्टीयरिंग अराउंड द कर्व। तो एक तो ड्राइवर को प्रॉब्लम होता है कर्व पे गाड़ी को मोड़ने में। दूसरा होता है कि द व्हीकल ऑक्यूपाई ग्रेटर विड्थ एज द रेयर व्हील डोंट ट्रैक द फ्रंट व्हील। तो आप जानते हैं कि रेयर व्हील जो होता है, मतलब पीछे का जो चक्का होता है, वो आगे के चक्का को फॉलो नहीं करता। आगे का चक्का फ्लेक्सिबल होता है, इधर उधर मूव करता है, लेकिन पीछे का चक्का जो होता है वो इधर उधर मूव नहीं करता है, वो रिजिड होता है। ठीक है, थर्ड हो गया, फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ द कर्व ड्राइवर हैज टेंडेंसी नॉट टू फॉलो द सेंट्रल पाथ ऑफ द लेन बट टू यूज द आउटर साइड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द कर्व। तो जनरली कर्व पर जब आता है तो ड्राइवर का टेंडेंसी होता है कि वो आउटर एज की तरफ चले जाते हैं, सेंट्रल पाथ में गाड़ी को नहीं चलते हैं, जिससे उसको मुड़ने में आसानी होती है और उसका विजिबिलिटी साइड डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण से हमें जो है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना पड़ता है। पहला हो गया आपका कि जो हो गया विजिबिलिटी, दूसरा हो गया आपका कि रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस, थर्ड हो गया कि उसको स्टीयरिंग को मोड़ने में दिक्कत होता है। तो ये सारे कारण से हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अब एनालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन कर्व, तो इसका एनालिसिस दो बेसिस पे किया जाता है तुम्हारा। ठीक है, दो पार्ट में, एक हो गया मैकेनिकल वाइडनिंग, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग हो गया किसके कारण, रिजिडिटी ऑफ द व्हील के कारण। तो मैकेनिकल वाइडनिंग क्या है, द वाइडनिंग रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस इज कॉल्ड द मैकेनिकल वाइडनिंग। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या हो गया, एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द पेवमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द साइकोलॉजिकल रीजन सच एज टू प्रोवाइड द ग्रेटर मैनोवरेबिलिटी of steering at high speed to allow for the extra space of the overhang of vehicle and to prove greater clearance of the crossing and overturning vehicle on the curve। तो मैनोवरेबिलिटी मतलब हो गया कि गाड़ी को मूव करने के लिए। तो अगर आप ज़्यादा विड्थ प्रोवाइड करते हैं तो गाड़ी को मोड़ने में आसानी होती है और वो अपने डिजाइन स्पीड से मूव कर जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राइवर को डिफ़िकल्टी होगा और वो धीरे 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 उसको कर्व को ये करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका डिले होगा। तो टोटल वाइडनिंग कितना हो गया आपका, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है, तो कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, आप फिगर से देख सकते हैं कि आउटर इनर व्हील जो है वो आपका एकदम एज पे चला गया, जबकि आउटर एज ए पोजीशन पर जो है आपका इनर रेयर व्हील है, और बी पोजीशन जो कि एकदम एज पे है आपका आउटर फ्रंट व्हील चला गया है। तो इसको फॉलो करते हुए ट्रिग्नोमेट्री हमने लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइड कितना हो गया, R2 माइनस R1, जो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है R2
दूसरा जो लाइन है हमारा, जहाँ पर हमारा बी पोजीशन पर जो व्हीकल व्हील है वो है हमारा R2 रेडियस सेंटर से, और R1 है जहाँ पर हमारा ए रेडियस है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना हो गया, R2 माइनस R1 फ्रॉम ट्रेंगल ओ ए बी। तो आपका दिया हुआ है ओ ए बी में यहाँ दे सकते हैं आप, राइट एंगल ट्रेंगल है तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, सिंपल ज्योमेट्री है। तो ओ ए स्क्वायर वो आपका यहाँ सेंटर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया ओ ए और बी ए, तो ये आपका हो गया ओ बी स्क्वायर के बराबर। तो ओ बी आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो R1 स्क्वायर R2, और यहाँ पर जो आपका ए बी का डिस्टेंस है वो व्हील बेस का लेंथ हो गया L। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो R1 और R1 को हमने रिप्लेस कर दिया R2 माइनस डब्ल्यू से। उसके बाद में हम इसको सॉल्व किए तो L स्क्वायर इक्वल टू WM टू R2 माइनस WM, और यहाँ से हमारा आ गया WM इक्वल टू एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू L स्क्वायर बाय 2R2 माइनस WM, और इसी को हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट किया, ठीक है। तो 2R2 माइनस WM को हमने 2R लिखा, अप्रॉक्स किया। तो यहाँ से एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ गया आपका NL स्क्वायर बाय 2R। ये किसके कारण हो गया, ये हो गया आपका मैकेनिकल वाइडनिंग के कारण। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के कारण क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के कारण। तो यहाँ पर थोड़ा आप डेटा देख लीजिए क्या क्या है। R हो गया मीन रेडियस ऑफ द कर्व, N हो गया नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन, R हो उसके बाद में L हो गया लेंथ ऑफ द व्हील बेस जो कि आपका 6 या 6.1 मीटर, ये जनरली भी हो गया डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो इनर वाला लाइन है वाइट में और जो आउटर वाला, तो उतना सा जो है कि एक्स्ट्रा वाइड किया गया है। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के लिए आपका इंपेरिकल फार्मूला है WPS इक्वल टू V बाय 9.5 अंडर रूट R, जहाँ V क्या है डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, R हो गया रेडियस ऑफ द कर्व, और टोटल वाइडनिंग इक्वल टू हो गया मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग था आपका NL स्क्वायर बाय 2R प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग आया V बाय 9.5 अंडर रूट R। तो इस तरह से हम जो है कि टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो इसको प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, स्ट्रेट पाथ प्लस ट्रांजिशन कर्व, देन सर्कुलर कर्व, देन फिर ट्रांजिशन कर्व, देन स्ट्रेट पाथ, इस तरह से हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग विथ ट्रांजिशन कर्व। तो increase the width at an approximate uniform rate along the transition curve. The extra width should be continued over the full length of circular curve. तो हम ट्रांजिशन कर्व से स्टार्ट करते, ये स्ट्रेट पाथ हो गया फिगर में, यहाँ से ट्रांजिशन कर्व हो गया, फिर सर्कुलर कर्व हो गया, फिर आपका फॉलो बाय सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व, देन स्ट्रेट पाथ। तो ट्रांजिशन कर्व से शुरू करते हैं, और जहाँ पर आपका ट्रांजिशन कर्व खत्म होता है और सर्कुलर कर्व शुरू होता है वहाँ तक हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जहाँ पर आपका ट्रांजिशन कर्व खत्म होता है और सर्कुलर कर्व शुरू होता है वहाँ तक हम फुल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर वो दूसरे साइड में जाता है, और दूसरे साइड में फिर आपका जहाँ से ट्रांजिशन कर्व शुरू होता है वहाँ से लेके उसको हम इंड करते हुए फिर जहाँ ट्रांजिशन कर्व खत्म होता है आपका वहाँ पर उसको जीरो करते हुए स्ट्रेट पाथ में मिला देते हैं। तो इस तरह से एक तरीका हो गया विदाउट ट्रांजिशन कर्व का रहा है, प्रोवाइड 2/3 वाइडनिंग एट द टेंजेंट एंड द रिमेनिंग 1/3 एट द सर्कुलर कर्व बियॉन्ड द टेंजेंट पॉइंट। तो जहाँ टेंजेंट पॉइंट होता है सर्कुलर कर्व का, जहाँ पर टेंजेंट पॉइंट है आपका सर्कुलर कर्व, और इसका मतलब 2/3 हम प्रोवाइड कर देते हैं ट्रांजिशन कर्व पर, और उसके बाद 1/3 जो बाकी रह जाता है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व के बीच में। विथ ट्रांजिशन कर्व वाइडनिंग इज जनरली अप्लाइड इक्वली ऑन बोथ साइड ऑफ द कैरिज वे। तो दोनों साइड हम कैरिज वे का प्रोवाइड, इनर और आउटर में, जैसे फिगर में दिया हुआ है तो हमने इनर एज में केवल प्रोवाइड किया है, ठीक है। विदाउट ट्रांजिशन द इंटायर वाइडनिंग शुड बी डन एट द इनर एज। ये विदाउट ट्रांजिशन कर्व है फोटो में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटायर वाइडनिंग एक ही साइड में दिया गया है। विथ ट्रांजिशन कर्व होगा तो कुछ पार्ट W/2 इधर दिया जाएगा, W/2 आउटर में दिया जाएगा। ऑन शार्प कर्व ऑफ व्हील रोड द इंटायर वाइडनिंग शुड बी ऑन द इनर साइड। तो ये देख सकते हैं आप, हिली एरिया अगर है तो सारा का सारा वाइडनिंग हम किधर देंगे, इनर एज में देंगे, ठीक है। एक दो सवाल दिया हुआ है आपका, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर द पेवमेंट ऑफ विड्थ 7 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 250
if the longest wheelbase expected on the road is 7 मीटर, डिजाइन स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपका एल का वैल्यू 7 मीटर दिया हुआ है, उसके बाद में आपका रेडियस 250 दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द पेवमेंट आपका 7 मीटर दिया हुआ है। तो 7 मीटर मतलब कितना लेन हो गया, 2 लेन हो गया, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। और डिजाइन स्पीड 70 दिया हुआ है, तो एन एल स्क्वायर बाय कितना था 2r, तो एन एल स्क्वायर बाय 2r, तो n हो गया 2 यहाँ पर, चूँकि 7 मीटर दिया हुआ है मतलब 7 मीटर मतलब हो गया 2 लेन। l हो गया व्हील बेस लेंथ आपका 7 मीटर दिया हुआ है सवाल में, और 2r, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। मैकेनिकल वाइडनिंग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग में आपका वी वाई 9.5 अंडर रूट आर। तो आप दोनों को जोड़ ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब कह रहा है फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द 2 लेन रोड on a horizontal curve for a new national highway to be aligned along the rolling terrain with a rolling minimum radius having rolling design speed of 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप रेडियस निकालेंगे, स्पीड दिया हुआ है आपका, रोलिंग टेराइन बोल रहा है, 2 लेन रोड है, तो यहाँ पर आप सुपर एलिवेशन वाला फार्मूला यूज करके ई प्लस एफ इक्वल टू जो है वी स्क्वायर बाय उससे आपका स्पीड यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक्स्ट्रा वाइडनिंग यहाँ पर निकाल के उसके बाद में आपका 2 लेन रोड का रहा है तो 7 प्लस जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आएगा उसको ऐड करके इसमें आप निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी तो मैं क्लास में डिस्कशन करूँगा ही इसको। अब आपका आ गया हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व। तो जो ट्रांजिशन कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा होता है स्टेट पाथ प्लस ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्टेट रोड होता है, पहले स्टेट कर्व, स्टेट पाथ हम बोल सकते हैं, फॉलोड बाय ट्रांजिशन कर्व, देन सर्कुलर कर्व, देन फॉलोड बाय ट्रांजिशन कर्व, देन फॉलोड बाय स्टेट पाथ, ये जनरल होता है। तो ये ट्रांजिशन कर्व क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व हम लोग स्मूथ फ्लो के लिए, एकाएक अगर हम कर्व दे देंगे तो ड्राइवर को प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व देते हैं जिससे कि वो धीरे 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 कर्व पे आएगा और उसको इजीली नेगोशिएट कर पाएगा। और एकाएक अगर शार्प कर्व आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्राइवर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। तो स्मूथनेस ऑफ द ड्राइविंग, फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथनेस इन द ड्राइविंग वी प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व। तो क्या है, व्हेन ए नॉन सर्कुलर कर्व इज इंट्रोड्यूस बिटवीन ए स्टेट एंड सर्कुलर कर्व हैज ए वेरिंग रेडियस which decreasing from infinity at state path state end टेंजेंट पॉइंट जहाँ पर होगा यहाँ पर टू द डिजायर्ड रेडियस एट द सर्कुलर कर्व। यहाँ पर इसका रेडियस इन्फिनिटी होता है, तुम लोग पढ़े होंगे इस कर्व में सर्वे में, और यहाँ पर आके इसका रेडियस आर हो जाता है, तो इन्फिनिटी से आर होने में। और ऐसा करने से क्या स्टेट पाथ के बाद हम थोड़ा थोड़ा रेडियस दे रहे हैं, इन्फिनिटी से आके आर के बराबर आ रहे हैं, तो ये प्रोवाइड करने से क्या होता है कि स्मूथनेस आ जाता है हमारे ड्राइविंग में। फॉर ए ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉन एज ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा कर्व, इधर छोटा कर्व है, धीरे 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 फिर लार्ज कर्व, लार्ज रेडियस आ रहा है, और धीरे 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 फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व पे आते हैं और फाइनली हम उससे निकल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो ग्रेजुअली मतलब कि यूनिफॉर्म रेट से स्पीड को मेंटेन करने के लिए और ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। दिस इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, इससे क्या होता है कि कंफर्ट होता है। नहीं तो जनरली अगर तुम्हारा सर्कुलर पाथ पे जाता है तो व्हीकल का, तो आउटर पार्ट में तुम्हारा फोर्स लगता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा जर्क होता है, तुम लोग देखे ही होंगे, एक्सपीरियंस भी किए होंगे। टू इनेबल द ड्राइवर टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ऑन कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपना ड्राइवर जो स्टीयरिंग को अपना मोड़ता है और अपने कंफर्ट के अनुसार उसको और अपने सिक्योरिटी के अनुसार जैसा उनका आइडिया ड्राइव वो करता है उसके अनुसार वो उसको नेगोशिएट कर पाता है कर्व को, टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। और इससे क्या होता है सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली आता है। टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और इससे एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी जैसा कि प्रीवियस केस में हम लोगों को देखा कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी ग्रेजुअली आता है। टू इन्हेंस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, एकाएक अगर कर्व आ जाएगा तो तुम्हारा रोड का एस्थेटिक मतलब लुक अच्छा नहीं रहेगा, तो अच्छा सा एस्थेटिक प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व जो है तुम्हारा 3 टाइप का होता है, स्पायरल और क्लोथाइडल और क्यूबिक पैराबोला और लेमनीस्केट, ठीक है। तो इसका यहाँ पर फिगर का जस्टो खन्ना का मैंने रेफरेंस दे रखा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। IRC रिकमेंड स्पायरल एज द ट्रांजिशन कर्व बिकॉज इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार
IRC बोलता है स्पायरल, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसका क्या बेनिफिट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कंसिस्टेंट, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इन्फिनिटी एट द स्टेट एज एंड चेंजेज टू आर एट द सर्कुलर कर्व, ठीक है। LS प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड कैलकुलेट द फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, और इसका फील्ड इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो भी बहुत इजी होता है। अब इसको निकालने का 3 तरीका है, 3 अलग अलग फार्मूला से हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और तीनों में जो हायर होगा उसको हम लेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से तुम्हारा क्या आता है, LS इक्वल टू, ये इंपेरिकल फार्मूला है, 0.0215 VQ/CR, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया हुआ है 0.0215 VQ/CR, जहाँ C का वैल्यू होता है 80/75 प्लस B, और ये वैल्यू तुम्हारा 0.5 से 0.8 के बीच में आना चाहिए। वेयर LS इज लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इन मीटर, C इज अलेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इन मीटर। तो ये पहला क्राइटेरिया है जिससे हम LS निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में दूसरा क्राइटेरिया भी है, ठीक है। रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, एक था सेंट्रीफ्यूगल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो उसके बेसिस पर LS निकाले। दूसरा हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, तो इसमें 2 केस हम लोग देखे थे। एक है कि सेंट्रल लाइन के अबाउट अगर टर्न करेंगे हम पेवमेंट को, तो क्या होगा, LS इक्वल टू EN/2, और E यहाँ पर क्या है, E यहाँ पर है तुम्हारा सुपर एलिवेशन, तो EN/2 W प्लस WE विड्थ ऑफ द पेवमेंट। तो अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड किए हैं तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को ले लेंगे, तो EN/2 W प्लस WE, और अगर हम ये एज के अबाउट रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा EN W प्लस WE, ये 2 डिवाइड में है। वेयर W इज द विड्थ ऑफ द पेवमेंट, W इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज 1/n, 1/n, किस रेट से वो सुपर एलिवेशन तुम्हारा हो रहा है वो गिवन होगा प्रॉब्लम में। तो दूसरा तरीका ये हो गया तुम्हारा, और तीसरा इंपेरिकल फार्मूला जो कि IRC दिया है तुम्हारा, तो LS इक्वल टू 2.7 V²/R, ये तुम्हारा प्लेन और रोलिंग टेराइन के लिए, और माउंटेनस और स्टीप टेराइन के लिए V²/R दिया हुआ है तुम्हारा। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को क्या होगा तुम्हारा फाइनली, इन केस 1 लार्जर ऑफ केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है तुम्हारा, डिजाइन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS विल बी द हायर वैल्यू ऑफ केस 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको इजीली आप कर सकते हो, सारा इंपेरिकल फार्मूला है, और इंपेरिकल फार्मूला लगा के तो हम लोग क्लास में देखेंगे, एक सवाल करेंगे भी, ठीक है। उसके बाद एक टर्मोलॉजी समझना है कि शिफ्ट क्या होता है। तो जो तुम्हारा अगर कर्व पूरा रहता तो कर्व और ट्रांजिशन कर्व के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। तो शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। यहाँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मोबाइल पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर बताना मुश्किल है। तो ये जो तुम्हारा सर्कुलर कर्व है, और तो इस तरह से तुम्हारा क्या आएगा, ट्रांजिशन कर्व आएगा इसको स्मूथ बनाने के लिए। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है शिफ्ट। तो शिफ्ट इक्वल टू होता है LS, इस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइड बाय 24R। तो अब 1-2 सवाल दिया गया तुम्हारा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड शिफ्ट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। डिजाइन स्पीड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेवल रेट ऑफ सुपर एलिवेशन दिया हुआ है तुम्हारा, पेवमेंट रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन दिया हुआ है तुम्हारा, और पेवमेंट विड्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग 7.5 दिया हुआ है। तो सारा फार्मूला तुम्हारा दिया हुआ है, सारे फार्मूले, पहला फार्मूला लगाओ, पहला फार्मूला से ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालो, दूसरा फार्मूला से ट्रांजिशन लेंथ कर्व का लेंथ निकालो, तीसरा फार्मूला से ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालो। तीनों में जो हायर होगा वो हो गया तुम्हारा फाइनल LS, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और शिफ्ट जो निकालना है LS²/24R। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालोगे इस फार्मूला में लगा दोगे, यहाँ से शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। ए नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू रोलिंग टेराइन इन हैवी रेनफॉल एरिया हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व दिया हुआ है तुम्हारा, डिजाइन स्पीड भी दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन यूजिंग द डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर, लेवल रेट ऑफ सुपर एलिवेशन तुम्हारा दिया हुआ है 1/150, एन का वैल्यू दिया हुआ है। पेवमेंट रोटेटेड अबाउट एज ऑफ द पेवमेंट, तो एज ऑफ पेवमेंट W/2 नहीं होगा, पेवमेंट विद इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज 7 मीटर। तो सेम सवाल है, तो दोनों सवाल को ट्राई करोगे, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि सेटबैक ये होता है कि जब हम बता रहे थे तुम लोगों को बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन, तो
बिल्डिंग लाइन से कंट्रोल लाइन के बीच में तुम्हारा जहाँ कर्व हो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि तुम्हारा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या करता है ये कर्व गया है तुम्हारा, यहाँ का विजिबिलिटी जो है वो विजिबिलिटी क्या हो जाता है तुम्हारा, प्रॉब्लम हो जाता है, साइड डिस्टेंस क्लियर नहीं रहता। यहाँ जो व्हीकल होगा तुम्हारा रेड लाइन के स्टार्ट में, जो डॉटेड लाइन के स्टार्ट में है, और दूसरे साइड जो डॉटेड लाइन है उसके बीच में जो अगर तुम देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन अगर कुछ हो जाए, बिल्डिंग विल्डिंग बन जाए, तो ये साइड ऑफ डिस्टेंस क्लियर नहीं रहेगा। तो इसको क्लियर करने के लिए जो लेंथ रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो क्या होता है सेटबैक डिस्टेंस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। या देख ही लेते हैं थोड़ा सा। तो सेटबैक डिस्टेंस वेयर देयर आर साइट ऑब्स्ट्रक्शन लाइक बिल्डिंग, कट स्लोप, ट्रीज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व, आइदर द obstruction should be removed or the alignment should be changed in the order to provide adequate side distance. It is not possible to provide adequate side distance or the curve on existing road. Regulatory signs should be installed to the control of the traffic. तो यहाँ पर अगर पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से इसको वाइडन करना या ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना, तो हम लोग रेगुलेटरी साइन दे देते हैं कि आगे जो है ऑब्स्ट्रक्शन है आप स्लो जाएं, ठीक है। क्लियरेंस डिस्टेंस और सेटबैक डिस्टेंस इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पर इनर साइड में तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर तुम्हारा इसका फार्मूला हो गया तुम्हारा। तो प्रूविंग में हम नहीं जाते हैं। इफ़ द केस 1 है तुम्हारा, इफ लेंथ ऑफ कर्व एल सी ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस एस, अगर तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस होगा तो एम डैश जो कि सेटबैक डिस्टेंस है, यहाँ पर फिगर से तुम्हें पता चल रहा है कि सेटबैक डिस्टेंस तुम्हारा कौन सा है, ये इनर रोड है तुम्हारा। तो इनर रोड का जो तुम्हारा यहाँ से ये लाइन से ये डिस्टेंस आ रहा है, ये तुम्हारा सेटबैक डिस्टेंस कर रहा है, जो लाइन ऑफ साइट को तुम्हारा कट कर रहा है। तो एम डैश इक्वल टू हो गया आर माइनस आर डी कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं उसको इजीली, हम उसके कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं। अल्फा बाई 2, ठीक है। और अल्फा बाई 2 क्या होगा तुम्हारा 180s 2 पाई आर माइनस डी, ठीक है। तो पर यहाँ पर आर क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ द कर्व, ठीक है। एम हो गया सेटबैक डिस्टेंस, डी हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द इनसाइड लेन, ठीक है। सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द इनसाइड लेन। तो सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड से सेंट्रल लाइन ऑफ इनसाइड रोड के सेंट्रल लाइन से ये दोनों मतलब 7 पॉइंट, अगर दो लेन है 7.5, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा। तो सेंट्रल लाइन का अगर हम सेंट्रल लाइन डॉटेड वाला है अगर, तो ये पूरा 7 मतलब है, तो कितना हो जाएगा 7.5/2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द इनसाइड लेन। इनसाइड लेन का सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, जो पूरा रोड हैगा 2 लेन है तुम्हारा, तो सेंट्रल लाइन से सेंट्रल लाइन, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द इनसाइड लेन का। तो सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, चलो मान लो कि इनर लेन है, तो सेंट्रल लाइन है तुम्हारा 3.5 पर, और इनर लेन का तुम्हारा हो गया या 3.7 मीटर का रोड है, तो सेंट्रल लाइन उसका कहाँ पर हो गया 3.5 पे हो गया, ठीक है। और इनर लेन का सेंट्रल लाइन कहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है 3.75/2, 3.5/2। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो गया तुम्हारा, ठीक है, डी। और अल्फ़ा हो गया एंगल सबटेंड बाय द लेंथ एस एट द सेंटर। ये एस एस डी जो है तुम्हारा लेंथ बना एंगल बना रहा है, वो हो गया तुम्हारा अल्फ़ा। तो दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सवाल हम लोग क्लास में देखेंगे। दूसरा केस है जब तुम्हारा क्या होगा, लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, तो फिर यहाँ पर निकाला गया वो इसी तरह से है तुम्हारा, यहाँ पर 2 जुट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका प्रूविंग में हम लोग नहीं जाते, चूँकि प्रूविंग पूछता नहीं कहीं पर, तो इसलिए एम डैश इक्वल टू, तो इस फार्मूला को देख लोगे इसमें ला के, और ये दोनों सवाल को बना लोगे, ठीक है। तो कर्व रेसिस्टेंस ये तो रेलवे में जो ज़्यादा यूज होता है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वर्टिकल कर्व जो है ये इंड हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग क्लास में करेंगे सारे टॉपिक के ऊपर, उसके लिए एक अलग से हम लेक्चर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड योर पेशेंस।